नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कैंड के इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम सिल्वीकल्चर का पार्ट करेंगे, जो कि वन संवर्धन जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा जो एसीएफ का पेपर होने वाला है, उसमें पेपर 2 का जो हिस्सा है फॉरेस्ट्री का, उसमें जो पार्ट दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर का दोस्तों यहाँ पार्ट 2 है। पार्ट 1 के लिए दोस्तों आप पहले ही वीडियो पोस्ट की जा चुकी है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध है। आप इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों उसको जाके देख लें और उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों हम यहाँ पे पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं सिल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन का। फॉरेस्ट रीजनरेशन मेथड, ये क्या होता है दोस्तों? वनों का पुनर्संचरण, यानी जो वनों के पुनर्संचरण की इस स्लाइड में बात करेंगे हम। तो हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या होता है। पहले हम इंग्लिश में उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं और उसको फिर मैं डिटेल में यहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो रीजनरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फॉरेस्ट इज रिजर्व्ड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर रीजनरेटेड बाय न्यू ट्रीज व्हेनेवर light and other side factors are favorable under prevent stands. Natural forests are regenerated mainly through this capacity to take advantage of natural disturbance. तो इसको समझते हो दोस्तों, फॉरेस्ट रीजनरेशन मेथड यानी वनों का पुनर्संचरण जो मेथड होता है उसका मतलब क्या है दोस्तों? रीजनरेशन यानी पुनर्संचरण एक प्रक्रिया होती है जिससे जंगल अपनी जो मैच्योर ट्रीज है उसको हटा देती है और एक ऐसा वातावरण बनाती है जो वांछित प्रजातियां की स्थापना और अस्तित्व के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जो क्या होता है? वांछित प्रजातियों की स्थापना और अस्तित्व और विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ये हो गया फॉरेस्ट रीजनरेशन का मेथड, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रीजनरेशन के ऊपर, यानी वनों के पुनर्संचरण के जो टाइप्स हैं उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला टाइप है वो नेचुरल रीजनरेशन है, नेचुरल रीजनरेशन। दूसरा है दोस्तों आर्टिफिशियल रीजनरेशन। तीसरा है दोस्तों एनरिचमेंट प्लांटिंग। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो नेचुरल रीजनरेशन होता है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन, इन दोनों की बात करेंगे। अभी हम एनरिचमेंट प्लांटिंग की बात नहीं करेंगे। तो हम आगे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पहला टॉपिक आता है दोस्तों नेचुरल रीजनरेशन। इट इज एप्लीकेबल इन फॉरेस्ट वेयर देयर इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग adequate seedling population of desirable species all over the regeneration area, or encouraging self sown seeds to germinate to develop young trees. नेचुरल रीजनरेशन क्या होता है दोस्तों? यह उन जंगलों में लागू होता है जहां पहले से मौजूद रीजनरेशन एरिया में वांछित प्रजातियों की पर्याप्त अंकुर आबादी मौजूद होती है, और इसका एम है कि जो सेल्फ सोन एरिया है, सेल्फ सोन का मतलब होता है दोस्तों, सेल्फ सोन यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ सोन का मतलब होता है स्वयं बोए गए बीज। स्वयं बोए गए यानी जो पेड़ों से जो बीज गिर जाते हैं और वो सेल्फ वो जमीन में चले जाते हैं और वहीं पे स्वयं वो आ जाते हैं, यानी सेल्फ सोन जो बीज होते हैं उनके अंकुरण को प्रोत्साहित किया जाता है। जो डिजायर्ड प्रजाति के युवा पौधे हैं उनकी कॉम्पिटिटर को हटाकर डेवलप किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वांछित प्रजाति है जिसे विशेष संरक्षण देना है, उसको एनकरेज करना है उसके ग्रोथ में, तो उसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उन्हें हटाया जाता है और इसको विकास किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होता, ये नेचुरल तरीके से होता है, यानी प्रकृति स्वयं ही इस प्रक्रिया को फॉलो करती है, नए का स्वागत करती है और जो उसके कॉम्पिटिटर होते हैं उसको हटा देती है। आर्टिफिशियल रीजनरेशन, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। आर्टिफिशियल रीजनरेशन इज accomplished by the planting of seedlings, the most common method,
और बाय द डायरेक्ट प्लांटेशन ऑफ सीड्स। ये क्या कहता है दोस्तों, यहां समझेंगे दोस्तों कि कृत्रिम पुनर्संचरण जहां पर वांछित प्रजातियों के प्राकृतिक अंकुरण में अनुपस्थित होती है, डायरेक्ट सीड्स की प्लांटिंग की जाती है। तो सीड्स जब प्लांट करेंगे दोस्तों, सीड प्लांटेशन किया जाएगा, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल रीजनरेशन वो प्राकृतिक रीजनरेशन में अधिक कारगर है जहां आनुवांशिक सीड्स के पुनर्संचरण में आर्टिफिशियल रीजनरेशन प्राकृतिक रीजनरेशन से अधिक कारगर है। इसमें आनुवांशिक सीड्स के पुनर्संचरण में बहुत लाभ होता है। यानी जो सेल्फ, जो हम लोग पिछला पार्ट पढ़े थे, नेचुरल रीजनरेशन, उससे आर्टिफिशियल रीजनरेशन बहुत कारगर है, क्योंकि यहाँ हम जिस चीज को चाहेंगे, जिसका आनुवांशिक रूप से जिसको बढ़ाना चाहेंगे, उस पर हम मेहनत कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नए स्टैंड हैं उनके लिए किसी प्रजाति स्पीसीज का चयन किया जा सकता है। दोस्तों हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं स्टैंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिफिशियल रीजनरेशन में हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस प्रजाति का विकास करना है। नेचुरल जो रीजनरेशन तकनीक है उसमें हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल पद्धति से इसे किया जा सकता है। अब तो देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लांटिंग स्टॉक इज almost invariably grown in nurseries either from seeds or in cases from cuttings. The goal of vegetative propagation is to reproduce progeny plants identical in genotype to a single source plant. इसका क्या मतलब है, ट्रॉपिकल वनों में उन्हें बीज या नर्सरी की पद्धति से उगाया जाता है, बीज या नर्सरी की पद्धति से उगाया जाता है। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, यानी वनस्पति के प्रसार का लक्ष्य एक ही सूत्र के जो पौधे होते हैं उनके जीनोटाइप को उसके पूर्वज पौधे से फिर से स्थापित करना होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हमें यहाँ पे मतलब पता चला। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं नर्सरी साइट सिलेक्शन। नर्सरी जो लगती है उनके साइट सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है। तो इसके जो नर्सरी साइट्स होती हैं उनके जो सिलेक्शन किया जाता है साइट का, उसमें कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम इसे दो ग्रुप में बांटेंगे। पहला होता है दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा होता है प्रोक्यूरेबल फैक्टर्स। पढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है दोस्तों, हम उसको यहाँ पे डिटेल में चर्चा करते हैं। नियरनेस टू प्लांटिंग साइट, यानी जो रोपण स्थल है, रोपण स्थल, जो रोपण स्थल है वो नर्सरी से पास ही होना चाहिए। यानी नियरनेस टू प्लांटिंग साइट होगा तो वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हम इसको देख के चलेंगे। दूसरा दोस्तों वाटर सप्लाई, जो रोपण स्थल है उसके आसपास जल की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद चौथा आता है लैंड ग्रेडियंट, यानी जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए। यानी जो हम नर्सरी लगाएंगे दोस्तों उसमें समतल भूमि का चयन करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि उसके उसकी जो स्थापना लागत है और रख रखाव की लागत है वो बराबर भूमि होने से, समतल भूमि होने से कम होगी। तो हम लैंड ग्रेडियंट का ख्याल रखेंगे। इसके बाद सॉइल्स, सॉइल्स दोस्तों आप पहले पार्ट में पढ़ चुके होंगे, आपने वीडियो देखा होगा कि उसमें सॉइल्स में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो सॉइल्स का भी हमको टेस्टिंग करा लेना चाहिए नर्सरी लगाने से पहले, और उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे पौधे न्यूट्रिशन ले पाएं और अपनी ग्रोथ ले कर पाएं। इसके बाद आता है विंड्स। तो दोस्तों नर्सरी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको
जो तेज चलने वाली हवाएं हैं, विंड्स हैं, उनसे भी हमको बचाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों देखिए प्रोक्यूरेबल फैक्टर्स, यानी जो जब पौधे बड़े हो जाएंगे, पेड़ बन जाएंगे और उनसे जब हम उपज लेंगे तो उस समय ये प्रोक्यूरेबल फैक्टर्स काम आएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है नर्सरी लगाने से पहले। हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। लेबर सप्लाई, किसी भी नर्सरी के लिए लेबर की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे दोस्तों उसमें पौधा रोपण करना है, उसके बाद उसकी निराई करना है, उसके बाद उसकी निराई करना है, निराई, उसके बाद उसके उठावन। उठावन कब दोस्तों? जब पौधा तैयार हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, या जब उपज देने लगेगा तो उसकी उठावन भी करना है, तो उसके लिए लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोस्तों उसकी मार्केट। तो जो संभावित खरीदार हैं उसके लिए नर्सरी की साइट की समीपता का विशेष महत्व है। यानी जो वाणिज्यिक नर्सरी होती है, यानी कमर्शियल बागान जो होते हैं, वो अगर वहां पे बिक्री ज्यादा रहेगी तो रोपण भी ज्यादा रहेगा, और जब रोपण ज्यादा रहेगा तो उससे फायदा भी ज्यादा होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है दोस्तों सप्लाई। अगर जो अगर जो नर्सरी गुड रे रोड से कनेक्टेड है, और रोड यहाँ पे लिखते हैं, और रेलवे लाइन से कनेक्टेड है, रेलवे, तो कंज्यूमर तक जो सप्लाईज हैं वो पहुंचाना बहुत ही आसान रहेगा। जो इंटीरियर इलाके में रहते हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि वहाँ पहुंचना बहुत ही दुर्गम, इलाकों में पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो वेल कनेक्टेड इलाके हैं वहाँ पर से सामान का उठावन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि सर्विसेज। सर्विसेज से क्या मतलब है? जो यूनिवर्सिटीज हो गई और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के, वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, फॉरेस्ट के एक्सपर्ट्स रहते हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स रहते हैं, जिनको अच्छी अच्छी पद्धतियों पे रिसर्च करते रहते हैं। तो उनके ज्ञान की सर्विस हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर उनके पास प्लांटेशन किया जाए, उनके पास के एरिया में अगर प्लांटेशन हो तो। प्लांटेशन तकनीक क्या अपनाई जाती है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट सोइंग, तो ये पहली प्लांटेशन टेक्निक है, डायरेक्ट सोइंग। अब दोस्तों देखिए, इस प्लांटेशन तकनीक को बहुत ही लिमिटेड तरीके में अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट सोइंग होती है उससे पौधे नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इस पद्धति को बहुत ही कम फॉलो किया जाता है। दूसरा आता है दोस्तों एंटायर ट्रांसप्लांटिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पहले से अंकुरित, जो 4 से 6 महीने उम्र के जो प्लांट होते हैं उनको प्रिफर किया जाता है इस इंटायर ट्रांसप्लांटिंग में। इसके बाद दोस्तों पॉली बैग। तो प्लांटेशन टेक्निक में जो पॉली बैग होता है उसमें बीज को पॉलीथीन की थैलियों में खाद भरकर बो दिया जाता है, तो उससे बीज प्रोपगेट कर जाता है। नर्सरी बेड्स। तो नर्सरी बेड्स क्या होते हैं दोस्तों? यह जमीन का हिस्सा होता है, यह जमीन का एक हिस्सा होगा, और यह जमीन का एक हिस्सा होगा जिसे पर्याप्त रूप से मिट्टी, पानी और धूप से तैयार किया जाता है। रोपण के लिए बेड की तैयारी पहले से की जाती है, यानी जो नर्सरी बेड होंगे उन्हें हम पहले से तैयार करके रखेंगे। जैसे जो नम इलाके होंगे दोस्तों, वहां पर हम ध्यान रखेंगे कि बेड थोड़ी ऊंचाई पे बनाया जाए, यानी जो जमीन होगी उससे थोड़ी ऊंचाई पे ये बेड बनेगा। और जो जो एकदम ड्राई इलाका होगा वहां पर जमीन से नीचे बनेगा, यानी जमीन से थोड़ा खोद देंगे और कुछ इंच, कुछ सेंटीमीटर नीचे उस बेड को बनाया जाएगा, ताकि वहां पर नमी बनी रहे, ठंडक बनी रहे। उससे ड्राई इलाके में पौधों को
रोपण में बहुत फायदा होता है। तो नर्सरी बेड लगाते समय हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। अब दोस्तों आता है एक अगला पॉइंट, वाटर बजटिंग। वाटर बजटिंग अप्रोच इज गियर टूवर्ड्स ensuring optimum, equitable and most efficient use of water। देखिए दोस्तों, वाटर बजटिंग में पानी की जो आवश्यकता है उसको न्याय संगत और उचित तरीके से उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। इसमें पानी की उपलब्धता को समझना होता है और पानी की फसल के आधार पर पानी अनुकूल सिंचाई और आसपास के जो नदी और भूजल है उसका समुचित उपयोग और अच्छे से उपयोग करना होता है। अब दोस्तों देखिए, बजट से हम क्या समझते हैं। बजट से हम समझेंगे दोस्तों, इसको हम एक उदाहरण के लिए से समझते हैं, बैंक। अब बैंक में क्या क्या होता है दोस्तों। बैंक में एक अकाउंट रहता है हमारा, और वहां पे हम जाके डिपॉजिट करते हैं, और जो डिपॉजिट करते जाएंगे दोस्तों उसी से हमारा बैंक बैलेंस बनता जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम जरूरत के आधार पे उसको, जो बैलेंस है उसका अलग अलग उपयोग करते हैं। जैसे कभी शॉपिंग के लिए कर लिए, कभी ट्रैवलिंग के लिए कर लिए, कभी घर के राशन के लिए कर लिए, कभी जो भी पर्सनल यूज हुए उसके लिए कर लिए। अब मान लीजिए दोस्तों कि कभी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है, कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, तो जो बैलेंस है हमारा बैंक में, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब रहेगी। तो इसलिए हमें हमेशा बैलेंस का बैकअप रखना पड़ता है, और तभी हम अच्छे से उस बुरी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जो रेन वाटर होता है, वो जो फ्रेश वाटर होता है उसका मुख्य सोर्स है। तो प्रकृति में ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और सॉइल मॉइस्चर के रूप में सेविंग्स अकाउंट खुलता है दोस्तों। प्रकृति सेविंग्स अकाउंट खोलती है, सेविंग अकाउंट। प्रकृति सेविंग अकाउंट किससे किससे खुलती है, तो ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और सॉइल मॉइस्चर से हमारा सेविंग्स अकाउंट खुलता है, प्रकृति के जो रेन वाटर होता है, जो वाटर होता है फ्रेश वाटर उसका। तो उससे क्या करते हैं हम दोस्तों कि डेली जो खर्च होता है वो जो प्राकृतिक रूप से होता है वो इवापोरेशन, और जो पानी बहते रहता है वो, इन दो चीज़ों से डेली खर्च होता है। इसके अलावा हम जो अपने नित्य और दैनिक उपयोग में पानी का उपयोग करते हैं, तो कृषि कार्य, अपने घरेलू कार्य, इंडस्ट्रियल वर्क, ऐसे कई सारे प्रयोगों में हम पानी का डेली उपयोग करते हैं, और ये डेली खर्च होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट हम खर्च कर देंगे तो वहाँ दिक्कत होगी, वैसे ही पानी भी यहाँ भी अगर बिना बजटिंग के, वाटर बजटिंग के हम खर्च कर देंगे तो यहाँ भी हमें बहुत दिक्कत होगी। तो जो बहता हुआ पानी है उसके संचयन का क्या तरीका है दोस्तों, उसको बचाने के लिए हम वाटर शेड का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये वाटर बजटिंग हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब आते हैं दोस्तों हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है सिल्वीकल्चर का, उसकी हम बात करेंगे। ये है दोस्तों हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स। इसको समझते हैं, एनी ट्रीटमेंट दैट मेक्स द टिश्यू फर्म टू withstand unfavorable environment like low temperature, high temperature and hot dry wind। इसमें क्या होता है दोस्तों, हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स में, इसमें टिश्यू को तैयार किया जाता है जिससे वो प्रतिकूल वातावरण में, जैसे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और गर्म शुष्क हवा का सामना करे और उसके लिए तैयार हो जाए। तो हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स में हम सीडलिंग्स को इतना मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे पानी छाया को कम करके रोपण के लिए एक नर्सरी तैयार की जाती है। सीडलिंग्स होती हैं उसको हार्ड करने के लिए जो हम पद्धति अपनाते हैं, टेक्निक अपनाते हैं, उसमें रोपण से 4-5 दिन पहले ही पानी को रोक दिया जाता है। तो टेम्परेचर कम होने से विकास में कमी आ जाती है और वो कठोर प्रक्रिया से जुड़ जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, सीडलिंग्स हार्डनिंग में बहुत मदद मिलती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रभाव क्या होता है, तो इसके प्रभाव ये होते हैं कि जो
improves quality and enable them to resist the loss of water। जो सीडलिंग्स होती है उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और जो वाटर लॉस होता है उसकी रेजिस्टेंस में भी मदद करता है। डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब दोस्तों रोपण करना होगा तो जो ग्रोथ होगी, अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा एकदम से तो जो पौधा है वो मर भी सकता है। लेकिन जब हार्डनिंग करते हैं हम सीडलिंग्स की तो जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है वो धीमी पड़ जाती है, तो इससे प्लांट बच जाता है। और इफेक्ट्स एक और हम देख लेते हैं कि इट कैन विथ स्टैंड अगेंस्ट अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस लाइक हॉट डे, विंड और टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि ये अनफेवरेबल वेदर में इन्वायरमेंट में फिर खड़े मतलब स्थापना के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर सिल्वी कल्चर का जो टॉपिक है वो लगभग सारा पूरा कर चुके हैं और अब हम इसके बाद अगला टॉपिक पे आएंगे अगले वीडियो में। सिल्वी कल्चर जनरल के इस टॉपिक के अंत में आ चुके हैं। सिल्वी कल्चर यानी वन संवर्धन का जो पहला पार्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप पहला पार्ट जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कैरियर केंद्र जो चैनल है उसको बनाने का उद्देश्य है कि आपको कैरियर से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें और आप सभी उसके लिए अपडेटेड रहें। हमारा व्हाट्सएप चैट ग्रुप भी ओपन है, आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों इसके साथ ही हम डेली करंट अफेयर्स भी अब शुरू करने वाले हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप चैट ग्रुप में पोस्ट होंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं यह वीडियो अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।